हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल पर आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, ये एक चैनल ऐसा है जो आपके लिए समर्पित है जहां न्यूनतम निवेश निवेश चाहे वो धन का हो या समय का हो, दोनों की अपनी महत्ता होती है। न्यूनतम निवेश और अधिकतम रिटर्निंग आपको मिलती है। कम से कम समय में अधिकतम, ये दावा है कि इतने कम न्यूनतम समय में इतने अधिकतम नॉलेज आपको शायद कहीं नहीं भी अन्य चैनल पर उपलब्ध नहीं। तो आपको अपनी कीमती समय का सदुपयोग करना है तो आप मुझसे जुड़िए। मैं इसके कश्यप आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और विद्यार्थी यदि मेरे द्वारा बतलाए गए कंटेंट जो तथ्य परक, विषय वस्तु परक और विश्लेषणात्मक सरल शब्दों में होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, यदि ऐसा लगता है आपको, आप इससे सहमत हैं तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलेंगे। तो आज आपके सामने देखिए स्पष्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन में यो तो माना जाता है कि 1885 से 1947 ईस्वी तक के काल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसमें 1905 से 1919 का जो द्वितीय चरण है, 1885 से 1905 का प्रथम चरण, सर्वाधिक प्रश्न जो है द्वितीय चरण 1919 से 1905 से 1919 तक के काल में, और उसके बाद 1919 से 1947 तक के काल पर पूछा जाता है। द्वितीय चरण को क्रांतिकारी गतिविधियों का काल भी कहते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो केवल और केवल क्रांतिकारी गतिविधियों पर ही केंद्रित करके बनाया था, और वो भी मूलतः प्रथम चरण, ये द्वितीय क्रांतिकारी गतिविधियां का दो भाग है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण 1905 से 1919 तक और द्वितीय चरण 1922 से 1930 तक की घटना का होता है। तो प्रथम चरण के क्रांतिकारी गतिविधियां पर और स्वतंत्रता संग्राम के इस द्वितीय चरण के क्रांतिकारी गतिविधियां पर मैंने एक वीडियो पहले भी आपको बना चुका हूं, उसे आप देखेंगे तो क्रांतिकारी गतिविधियां से जुड़ा हुआ प्रश्न, तो चूंकि एक पार्ट क्रांतिकारी गतिविधियां का बना चुके थे, दूसरा पार्ट आपके सामने है और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बारंबार पूछा जाता है। तो बंगाल विभाजन से शुरुआत होती है द्वितीय चरण। बंगाल विभाजन जो जिसकी घटना हुई थी 16 अक्टूबर 1905। ये घटना कब की हुई थी? ये घटना हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, जिसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता। बंगाल जो राष्ट्रीयता का केंद्र बिंदु था, क्योंकि आप 1828 में राजा राम मोहन राय ने बंगाल में ही ब्रह्म सभा की स्थापना किया। फिर बंगाल में ही विभाजित होकर के आदि ब्रह्म सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म सभा, कलकत्ता में ही यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरोजियो, कलकत्ता में ही पहला भारतीयों के द्वारा मूलतः स्थापित 1817 का हिंदू कॉलेज, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने के लिए। कलकत्ता में ही आपके ईश्वरचंद विद्यासागर का प्रयास से विभिन्न प्रकार का स्त्री शिक्षा के विकास के लिए काम हुआ। कलकत्ता के ही, बंगाल के ही आंदोलन के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम बना। बंगाल में ही क्रांतिकारियों, बंगाल में ही सामाजिक सुधार के तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से पास हुआ। भारत के आध्यात्मिक गुरु या आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता विवेकानंद ने भी जो कर्म किए, कर्मभूमि उनका बंगाल नहीं रहा। उनके प्रयास से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल से हुई। तो बंगाल भारत की राष्ट्रीयता का केंद्र बिंदु उभर रहा। एक बड़ी जनसंख्या भी थी। आज का बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश सभी बंगाल का हिस्सा था, जहां बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ दोनों मिलकर भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। तो बंगाल की उस राष्ट्रीयता की भावना को तोड़ने के लिए, बंगाल की उस राष्ट्रीयता की केंद्र बिंदु को तोड़ने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र को विखंडित करने के उद्देश्य से फूट डालो राज करो की नीति के तहत 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। उसके पहले 1903 में ही बंगाल विभाजन की रूपरेखा को तैयार किया जा रहा था, लेकिन बाह्य आवरण दी जा रही थी प्रशासनिक कठिनाइयां, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ी भारत की आबादी का 1/4 तब बंगाल में ही रहा करता था।
1903 से ही बंगाल के ढाका, बारिशाल, चटगांव इत्यादि स्थानों पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। उसमें स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, तारीख याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण कुमार मित्र ने प्रस्ताव दिया कि बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए। ये नाम याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने कलकत्ता के टाउन हॉल की सभा में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव दिया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया। लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया स्वदेशी आंदोलन एक गर्मपंथी और नरमपंथी, अर्थात कांग्रेस वैचारिक आधार पर दो भागों में बढ़ता जा रहा था, जहां गर्मपंथी का नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे बुद्धिजीवी कर रहे थे, या जिसे कि कुछ लोगों ने उग्रवाद भी का शब्द का दिया, कुछ क्रांतिकारी विचारधारा का नाम दिया, जबकि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो वैचारिक मतभेद ने, इस स्वदेशी आंदोलन ने वैचारिक मतभेद को और बढ़ा दिया। जहां नरमपंथी चाहते थे कि विभाजन बंगाल का हुआ, बंगाल की राष्ट्रीयता, बंगाल की सैद्धांतिक, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को तोड़ने का प्रयास किया गया, इसलिए आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित होनी चाहिए, जबकि गर्मपंथी इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए पूरे भारत में। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन कहाँ नेतृत्व किया, ये क्वेश्चन पूछता है। अभी आपके विशेषकर शिक्षक का एग्जाम होना है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से अच्छी खासी प्रश्न पूछा जाता है, उसमें किन लोगों ने कहाँ नेतृत्व किया, उसमें ये बराबर क्वेश्चन के रूप में आएगा। देखिए इसमें एक नाम है चिदम्बरम पिल्ले, जो मद्रास, आज का जो बोला गया मद्रास, तब का मद्रास और आज का मद्रास तो एक नगर हो गई तमिलनाडु का, तब का मद्रास मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों शामिल होता है। सैयद हैदर रजा दिल्ली, अजीत सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक ये बम्बई मतलब तब हो गया आज का गुजरात और महाराष्ट्र। इन लोगों ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास अर्थात दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सैयद हैदर रजा दिल्ली, अजीत सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश, लाला लाजपत राय पंजाब, तिलक बम्बई। इन लोगों ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया और ये वैचारिक मतभेद को और बढ़ाने का प्रयास काम हुआ। 1906 में स्वदेशी भावना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 1906 में किया गया। उसके पहले 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन जिस दिन की गई थी, उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक, भाई बहन के प्रेम और एकता का प्रतीक, समर्पण का प्रतीक रक्षाबंधन जो सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है, स्पेशल 16 अक्टूबर को रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया, ताकि हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदू को राखी बांधकर अपने आपसी प्रेम, आपसी समर्पण, एक दूसरे के प्रति मिलकर के राष्ट्र की एकता के निर्माण के लिए समर्पित होकर काम करने के लिए स्पेशल रक्षाबंधन का पर्व का आयोजन किया गया। स्वदेशी की भावना को विकास के लिए 1906 में बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। 1906 में ही स्वराज की मांग, दादा भाई नेहरूजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी 1906 में गर्मपंथियों के दबाव में ही कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की। दादा भाई नेहरूजी 70,000 लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र लेकर लंदन भी गए थे। गर्मपंथी को यहाँ ये कहने का अवसर मिला
कि आपने लाख अनुनय विनय किया, 70,000 लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र लेकर लंदन भी गए, लेकिन फिर भी आपकी बात को अंग्रेजों ने नहीं सुना और भारत का, बंगाल का विभाजन किया। कितनी गर्मपंथी नरमपंथी के बीच वैचारिक मतभेद उभर आया था, उसका बानगी ये है कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन को कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा। और कांग्रेस जो याचना पत्र लेकर, आवेदन पत्र लेकर लंदन तक पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था इस भिखमंगी से कुछ भी हासिल नहीं होगा। चलिए आज देखिए, बोलते हैं राजनीति में भाषा, अब देखिए तब की भाषा में भी तो ये वक्त और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है और लिखने वाले चल लिखते रहते हैं। तो तिलक जैसा बुद्धिजीवी, तिलक जैसे प्रबुद्ध प्राच्य साहित्य के विद्वान ने भी क्या शब्द प्रयोग किया कि मेढक की तरह टर्राने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कितना कड़वा शब्द रहा होगा। दादा भाई नेहरू जी जो मांग पत्र लेकर गए, उन्होंने कहा भिखमंगी शब्द का प्रयोग किया है, कुछ हासिल नहीं होगा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक जलसा से संबोधित किया और ये वैचारिक मतभेद दोनों के बीच बढ़ता गया। 1906 में स्वराज की मांग तो कर दी गई, स्वराज का अर्थ क्या होता है, इस पर वैचारिक मतभेद उभरा है। बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जहां गर्म पंथियों के नजर में स्वराज मतलब अपना शासन, जबकि नरमपंथियों के अनुसार उत्तरदायी सरकार की स्थापना। नरमपंथी के विचार के अनुसार स्वराज जो है उत्तरदायी सरकार, अर्थात ब्रिटिश हुकूमत जो है उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का गठन करे, वो है स्वराज। गर्मपंथियों का था अपना शासन। तो स्वराज के अर्थ पर भी दोनों के बीच वैचारिक मतभेद उभर आया। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1906 में वो तीसरा बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1896 में, सॉरी 1886 में, फिर 1896 में और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ढाका में सलीमुल्ला एवं आगा खां, सलीमुल्ला जो ढाका का, बंगाल का ढाका का नवाब था, ढाका का नवाब सलीमुल्ला खां एवं आगा खां के नेतृत्व में दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन, अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का गठन करवाया कांग्रेस के समानांतर, ताकि वो मुस्लिम हितों की बात करे। कांग्रेस जहां राष्ट्रीय हित की बात करे, तो मुस्लिम लीग का गठन इसलिए करवाया कि सत्ता सदैव आपके पास रहा, हिंदू बहुसंख्यक है, मैंने वहां फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा दिया गया और उसको दबाव एक प्रकार का व्यवस्था किया गया, ताकि वो कांग्रेस की और भारत के राष्ट्रीय हित पर नहीं बल्कि मुसलमानों के हित के लिए काम करे, हित के लिए बोले। तो कांग्रेस के समानांतर मुस्लिम हितों पर आधारित मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में किया गया। उसके पश्चात जो है 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन, जो गर्मपंथी नरमपंथी के बीच विभाजक रेखा लगातार बढ़ता जा रहा था, 1907 में जहां कांग्रेस के अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष, एक है रास बिहारी बोस जो आजाद हिंद फौज के संस्थापक, यहाँ पर है रास बिहारी घोष के नेतृत्व में कांग्रेस का बैठक हुआ, जिसमें गर्मपंथी नरमपंथी के लिए जमकर जूता चप्पल लग चला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न पूछा था कि चला हुआ जूता फिरोज शाह मेहता के सर से टकराया, वो किस आंदोलन की बात थी, किस कांग्रेस की अधिवेशन की बात थी। तो इसमें जमकर जूता चप्पल, जैसे कभी देखते हैं विधानसभा में, संसद में हाथापाई हो जाती है, तो तब इसी प्रकार की घटना वहां भी देखने को मिली। अरे ये मानवीय प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति सदैव बनी रहती है। हम लोग उसको अपने संस्कार और अपने माध्यम से उस प्रवृत्ति को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये देखिए वहां पर बंगाल में और लॉर्ड, उसके बाद 1907 के बाद जो है कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो जाता है। अब यहाँ विभाजन में दोनों पक्ष गलतफहमी में थे। इस दरमियान जब जैसे जैसे गर्मपंथी का उभार हो रहा था, अंग्रेज लगातार नरमपंथी से संपर्क में थे। अब नरमपंथी को ये गलतफहमी हो गई थी कि अंग्रेज से हमारा संपर्क या अंग्रेज हमारी
बातों को गंभीरता से ले रहा है, इसलिए हमारी प्रभुत्व में वृद्धि हो रही है, उसका परिचायक है कि अंग्रेज हमारे साथ है। वो इस बात को समझ नहीं सके कि अंग्रेज उनकी प्रभुत्व के लिए नहीं, बल्कि गर्मपंथी के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए गर्मपंथी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। गर्मपंथी वो ये समझ नहीं पा रहे थे, वो गलतफहमी में थे कि पूरी आंदोलन हमारे, जनता हमारे साथ है, क्योंकि मनुष्य लड़ना जो है मानवीय नेचर में है, मानव की प्रकृति में होती है। देखते हैं दो छोटे नवजात शिशु को 1 वर्ष का उम्र है, साथ बैठा दीजिए, देखिए दोनों लड़ने लगता है, वो तो नेचर में होता है। कहीं लड़ाई होती तो हम लोग उसको देखने चल जाते हैं, कहीं न कहीं दिल को ठंडक मिलती है। तो जो गर्मपंथी लीडर थे, आक्रामक विचार रखते थे, तो सभी जो हम लोग अपने जो कि लड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन लड़ने की वह मंशा रखते हैं, तो लगातार गर्मपंथी के साथ है, तो उनको गलतफहमी थी कि सारी जनता हमारे साथ है, और दोनों अपनी अपनी ताकत का आकलन नहीं कर सके। अंत में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। अब वो गर्मपंथी से को पकड़ पकड़ कर कारागार में तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। बिपिन चंद्र पाल को लंदन भेज दिया गया, अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, और गर्मपंथी को जब वह पूरी तरह कारागार और भारत से बाहर कर दिया, गर्मपंथी से वार्तालाप करना बंद कर दिया। 1907 की कांग्रेस का अब ये गर्मपंथी बाद में इस बात को महसूस किए कि लड़ने के लिए जिस मंच का हम लोग प्रयोग कर रहे थे, यदि मंच ही तोड़ देंगे तो लड़ेंगे। अंततः उन्होंने मंच को ही तोड़ दिया, और परिणाम दोनों पक्ष के लिए घातक सिद्ध हुआ। उसके बाद 1908, पहले आपको बतला चुके हैं, जब हम पढ़ा रहे थे क्रांतिकारी गतिविधियां कि मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, चलिए उसकी चर्चा आप पिछला वीडियो देख लेंगे। 1909 में मार्ले मिंटो, इसी मिंटो को ही राजेंद्र प्रसाद ने भारत की विभाजन का मुख्य आरोपी बतलाया है कि भारत का विभाजन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, तो ये मिंटो है, उन्होंने इसको माना है। तो मिंटो जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, आगा खां के नेतृत्व में शिमला में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मिले, और उसने उस सभी मांग को, अर्थात ये कह सकते हैं कि वह एक कृत्रिम तौर पर या बनावटी तौर पर उस बैठक का आयोजन किया गया है, ताकि मुस्लिम लीग की बात को मानकर मुस्लिम लीग को ये दिखलाए कि अंग्रेज आपके हर मोर्चे पर, हर कदम पर आपके संरक्षण में खड़ा है, आप कांग्रेस के समानांतर अपने आप को सशक्त मजबूत करें। तो मिंटो को ही उन्होंने भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी बतलाया। 1909 में लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो एक्ट आया, इसमें मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अपना प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार। अब मन में जिज्ञासा आएगी, भाई प्रतिनिधि चुनने की बारी कहां से आई? तो 1892 का जो अधिनियम था, जिसे बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। पहली बार जो है अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। विश्वविद्यालय के सीनेट, नगर पालिका के बोर्ड और कुछ इसी प्रकार की संस्था को दिया गया था कि आप जो है अप्रत्यक्ष अपने में से चुनकर भेजेंगे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें मुसलमान अपना प्रतिनिधि अलग से भेजेंगे, हिंदू अपना प्रतिनिधि अलग से भेजेंगे। जब दोनों अलग अलग प्रतिनिधि भेजेंगे, अर्थात दोनों की समस्याएं, दोनों का हित एक दूसरे से अलग अलग, और यहीं से विभाजन की रूपरेखा की तैयारी होती है। तो कांग्रेस का विभाजन के बाद मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में, 1909 के अधिनियम में पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीयों को शामिल किया गया। पहला भारतीय थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ऐसे वायसराय की परिषद में भारतीयों को पहले भी रखा गया है। 1861 से अधिनियम से भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है, और तब जो है पटियाला के राजा, बनारस का राजा सर दिनाकर राव, ये 3 व्यक्ति थे जो परिषद में शामिल किए गए थे स्वैच्छिक रूप से। अब यहाँ अनिवार्यता हो गई। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना है दिल्ली दरबार, जो 12 दिसंबर 1911 का हुआ। ये तीसरा दिल्ली दरबार था। पहला दरबार, दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के काल में, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 लॉर्ड कर्जन के काल में, जो बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी था, और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में। इस तीसरा दिल्ली दरबार में पहली बार इंग्लैंड का राजा और रानी जॉर्ज पंचम और मेरी पत्नी सहित यहाँ पहुंचे थे। पहली बार जो है वो भारत पहुंचे थे।
अब तक दो दरबार में इंग्लैंड के राजा नहीं आए थे, सिर्फ प्रतीक के तौर पर उनको था, यहाँ पर दोनों आए थे। तो दिल्ली दरबार में मूलतः 3 प्रकार का निर्णय घोषणा किया गया। पहला, बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, उस विभाजन को रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का वह एक महत्वपूर्ण पड़ाव कर सकते हैं, कितना सफलता के साथ वो अंजाम दिया गया 1905 से 1911 तक, जिससे कि अंग्रेजों के द्वारा जो आयात होती थी, विशेषकर सूती वस्त्र और अन्य आयात में कमी आ गई थी। अंग्रेजों को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा घोषणा हुआ कि बंगाल से अलग करके बिहार उड़ीसा नामक एक नया राज्य की निर्माण की घोषणा की गई, जो 22 मार्च 1912 को बिहार का विधिवत अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली स्थानांतरित किया गया और वर्तमान जो संसद भवन पुराना था 1912 से उसका निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। 1912 की एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि 25 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग, जो दिल्ली दरबार में पानी की तरह पैसा बहाया था, देश की समस्या का वह समाधान करने की जगह दरबार पर बड़ी मात्रा में खर्च किया था, उससे नाराजगी प्रकट करते हुए उस पर बम फेंका गया था। अब देखिए, यहाँ जो बम फेंका गया इसमें 4 लोगों की फांसी सजा दी गई थी और इसकी चारों का नाम लगभग इतिहास के पन्नों से भुला दिया गया। उसमें देखिए 4 नाम है, अमीर चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार विश्वास। ये 4 लोगों को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में 1915 में फांसी सजा दी गई थी। कौन कौन? अमीर चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार विश्वास। और इस बम कांड के मुख्य आरोपी थे रास बिहारी बोस। यहाँ देखिए साथ में था घोष, अब रास बिहारी बोस जो देहरादून में प्रोफेसर थे। बड़े ही आराम से बम की घटना हुई तो दिल्ली ट्रेन पकड़कर देहरादून चले गए ताकि किसी को उसका कानून आभास न हो। लेकिन फिर जांच प्रक्रिया में कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, जब उनका नाम आने लगा तो वो यहाँ से भारत से पलायन करके जापान चले गए और फिर जापान में वो होटल खोले। और जापान में करी जो होता है भोजन में, जापान में उसको काफ़ी लोकप्रिय बनाए होटल में। वो भारतीय करी के नाम से आज भी जापान में सबसे फेमस वो भोजन में एक आता है। उसके बाद उनकी प्रसिद्धि फिर भारत का आज़ाद हिंद फौज के गठन को लेकर हुई। उसके पश्चात 1913 थोड़ी सी चर्चा पहले भी कर चुके थे, जब क्रांतिकारी गतिविधियां लाला हरदयाल, परमानंद, सोहन सिंह भकना ने गदर पार्टी की स्थापना किया। कामागाटा मारू घटना 1914, उसी घटना क्रांतिकारी गतिविधियां में। लेकिन यहाँ चलिए श्रेणी क्रम में लगातार कर रहे हैं। तो कामागाटा मारू घटना, बाबा गुरदीप सिंह ने 376 यात्री को लेकर रोजगार की तलाश में कनाडा के लिए गए, लेकिन कनाडा में मात्र 24 मजदूरों को उतारा गया और शेष को वापस भेज दिया गया। उसके लिए वहाँ एक शोर कमेटी का गठन किया गया ताकि उसकी कानूनी लड़ाई और जो मजदूर जो श्रमिक गए हैं उनकी भोजन यापन और अन्य प्रकार की सुविधा को उपलब्ध कराया जा सके। तो शोर कमेटी गठन, जो मैंने क्रांतिकारी गतिविधियां उसके बारे में चर्चा किया था। फिर अब देखिए महात्मा गांधी का भारत आगमन है 1915 में। अब महात्मा गांधी का भारत आगमन ये 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के निमंत्रण पर भारत आए। ऐसे इसके पहले महात्मा गांधी, आपको ज्ञात होगा कि 1893 महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में बैरिस्ट्री पास करने के पश्चात ये दक्षिण अफ्रीका गए। और दक्षिण अफ्रीका की जो घटनाएं हुई थी आपको सबको ज्ञात होगा कि उनको फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी काले रंग के आधार पर उनको प्रथम श्रेणी की बोगी से बाहर कर दिया गया। वो था, जगह का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। इसको याद रखिएगा, पीटर मैरिट्सबर्ग में 1893 में वो जून का महीना था, जो दक्षिण अफ्रीका का ठंडा का ऋतु होता है, वहाँ उनको उतार दिया गया था। और यहीं से महात्मा गांधी जो एक पूरे मॉडर्न व्यक्ति हुआ करते थे, हैट बूट सूट सब पहना करते थे, जीवन शैली पूरी तरह अंग्रेजों की तरह था। अब यहाँ से ये घटना जो उनको ट्रेन से उतारा गया, रात भर वो ठंडा में ठिठुरते हुए रहे हैं और वहीं से एक घटना उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। फिर 1893 की घटना के बाद 1894 में उन्होंने वही नटाल कांग्रेस
भारतीयों अश्वेत लोगों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार को पूरी तरह प्रतिरोध करने के लिए 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए। 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन के नाम से एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम सत्य की खोज, फिनिक्स बस्ती की भी स्थापना किए। फिर 1906 में 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह, पहली बार सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने वही 1906 में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। सत्याग्रह आंदोलन भले भारत में बाद 1917 में हुआ, लेकिन सबसे पहले शुरुआत 1906 में हुआ। उसके बाद 1909 में वही उन्होंने हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखा। तो महात्मा गांधी 1901 में भारत आए थे। सबसे पहली बार महात्मा गांधी 1901 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। उनका उद्देश्य ये था कि भाई जो रंग भेद के आधार पर, गोरे और काले के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है वो दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, भारत में भी है, उसको समाप्त करने के लिए, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए वो 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एक कह सकते एक याचक के रूप में, एक प्रतिवेदक के रूप में कि भाई आप हमारी मांग को भी ध्यान में रखिए, रंग भेद के आधार पर जो विभाजनकारी नीति हो रही है उसके लिए आप हमें समर्थन दें। 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक समस्या के लेकर के एक नागरिक के रूप में उसमें शामिल हुए थे। 1915 से महात्मा गांधी के पूर्व की जो घटनाक्रम है उसकी चर्चा कर चुके। 1916 में होम रूल लीग, पहली बार अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने क्षेत्रीय स्तर पर, बाल गंगाधर तिलक ने क्षेत्रीय स्तर पर पूना के बेलगांव, बेलगांव एक कर्नाटक में है, कल वो बेलगांव नहीं, पूना के बेलगांव से क्षेत्रीय स्तर पर, और सितंबर 1916 में एनी विसेंट ने मद्रास से राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल लीग, जो आयरलैंड के होम रूल से प्रभावित था, ताकि भारतीयों में स्वशासन, अपने शासन के लिए भारतीयों को पूरी तरह तैयार किया जा सके, प्रशिक्षित किया जा सके। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसमें मॉन्टेग्यू का जो भारत सचिव था उसने घोषणा किया था कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, तब एनी बिसेंट ने अपना आंदोलन को वापस ले ली थी। और 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक जो 1914 में जेल से छूट कर आए थे, 1908 में उनको 18 महीना की कारावास सजा हुई थी, 14 में मांडले जेल से छूट कर आ गए। तो ये इनका मूल उद्देश्य ये था होम रूल का, ताकि कांग्रेस पर दबाव डाल करके, कांग्रेस पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके कांग्रेस से जो बाहर कर दिया गया था उसमें प्रवेश करना, मार्ग सुनिश्चित करवाना। इनका होम रूल लीग का मूल उद्देश्य था कांग्रेस में अपनी पुनर्वापसी को सम्मान के साथ, अधिकार के साथ पुनर्वापसी का मार्ग प्रशस्त करना। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किया गया अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इसमें एनी विसेंट की मध्यस्थता से कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल दोनों आपस में मिलकर एक हो गया, अर्थात बाल गंगाधर तिलक और गर्मपंथी को फिर से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। इसी अधिवेशन में एनी विसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से इसी अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाती है। दोनों एक मंच पर आकर के काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1919 में, उसकी मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल थी। पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन प्राच्य सभ्यता, प्राच्य साहित्य के ज्ञाता नए नए कांग्रेस में अपने स्थान को पुनर्स्थापित करने के लिए तत्पर कभी कभी होती है कि तात्कालिक लाभ के लिए किया गया कार्य जो है वह देश के लिए बड़ा ही दूरगामी परिणाम छोड़ता है। यहाँ बाल गंगाधर तिलक ने सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को समर्थन कर दिए, इसलिए कांग्रेस में वो प्रस्ताव पास हो गया, जो कि देश के विभाजन के लिए वास्तविक तौर पर मार्ले मिंटो एक्ट ने ठीक है उसकी नींव रखी, लेकिन कांग्रेस ने उस नींव को, उस पेड़ को स्वीकार कर लिया कि अलग पेड़ को है। तो कांग्रेस का ये निर्णय देश के विभाजन के लिए सबसे उत्तरदायी कारण में से एक माना गया। उसके पश्चात चंपारण सत्याग्रह 1917, जिसमें राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी, उन्होंने लखनऊ में उनकी मुलाकात हुई थी 1916 में, और अप्रैल 1917 में पटना पहुंचे थे। फिर वो वहां गए और वहां की सफलता से प्रभावित होकर, चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। 1919
चेम्सफोर्ड, चलिए 1919 तक की घटना, आज 1916 तक, तो 1917 की ये घटना है। 1919 से जो द्वितीय चरण शुरुआत होती है उसके बारे में अगले करीब हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो है सो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में बतलाए। विद्यार्थीगण, ये कैसा पढ़ाई लगी, इसी का हम सेकेंड पेज अगले दिन बनाएंगे। यदि आपको लगता है कि आकर्षक था, रुचिकर था और परीक्षोपयोगी था तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलेंगे। आपका सुदर्शन कश्यप।